हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मिड टर्म असेसमेंट जो मध्यावधि मूल्यांकन है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए, आज मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपके सारे आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। 1498 यस 1498 ईस्वी में भारत आने वाला बास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। जी, आपके अपने चैप्टर में ज़रूर पढ़े होंगे बास्को डी गामा के बारे में, जो 1498 में इंडिया आया हुआ था। ये पुर्तगाल का निवासी था। यस, पुर्तगाल का निवासी था बास्को डी गामा। चलिए नंबर 40 देखते हैं। भारत में यूरोपीय देशों के आगमन के समय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन है सूरत, कांडला, मछलीपट्टनम, मद्रास। तो देखिए इसका सही उत्तर है सूरत। सूरत में जो है समुद्री बंदरगाह बनाया था यूरोपियों ने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 41 देखेंगे। चलिए ये 41 क्वेश्चन आप देखें। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शन को देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क के नाम से जाना जाने वाला और लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाला भारत के जो महापुरुष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है देश को एकत्रित करने में, तो इस कारण से इनका नाम जो है बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 42 देखेंगे। यस, झारखंड में पाया जाने वाला कोयला एवं बॉक्साइट किस प्रकार का संसाधन है? झारखंड में जो कोयला और बॉक्साइट पाया जाता है वो किस प्रकार का संसाधन है? ये बता दूं, ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक रूप से झारखंड काफ़ी संपन्न है और कोयला और बॉक्साइट जो है सो प्राकृतिक संसाधन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यस, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसका आंसर आप देखें। स्थायी बंदोबस्त, देखिए मैं बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसका आंसर देखें। ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में 1993 ईस्वी में इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, कब? 1793 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसका मैंने उत्तर आपको विस्तार पूर्वक बताया, समझाया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने क्यों विरोध किया था? वन कानूनों में बदलाव जो किया गया था उसका आदिवासी समाज ने क्यों विद्रोह किया था? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ है दिया हुआ कि वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया था। चलिए देखिए, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
तथा जंगलों को राज्य की जंगलों को राज्य की चलिए जंगलों को राज्य की तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना अधिकार अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की शिकार करने की इजाज़त जो है सो नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो इन सारे वजह से जो है सो आदिवासी ने जो नियम लागू किए गए थे उसका विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन आपका ये है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे संसाधनों का उदाहरण लिखिए। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, टेबल इत्यादि जितने हैं ये मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इनका निर्माण जो है मानव के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले उलगुलान का वर्णन करना। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा भी कहा जाता है, उनका जो उलगुलान है उनके विषय में वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो होगा उसका सही आंसर ये है कि 1895 में बिरसा ने अनुयायियों से आह्वान किया कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। चलिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि चलिए हम लोग आगे भी देखिए, क्योंकि इनकी वजह से जो आदिवासी थे, आदिवासी की संस्कृति, जीवन यापन के तरीक़े नष्ट हो गए थे, लोग भूमिहीन हो गए थे। इस शोषण से मुक्त के लिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। तो ये कुछ जानकारियाँ थी बिरसा मुंडा के उलगुलान से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की दीवानी का अधिकार मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? जब बंगाल का दीवानी मिल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका आंसर आपका इस तरह से है, मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए चुकाता था। ठीक है, कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों से निपटने, व्यापारी ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई भी चाहती थी। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते। तो फिर 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गई। पलासी युद्ध के पश्चात कंपनी को ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी
और बंगाल के दीवाने मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी से कंपनी अपना खर्च चला सकती थी। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। यस, इसका आंसर आपको देखना है। हमारे संविधान में निम्नलिखित आधारभूत मूल्य निर्धारित किए हैं: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि है। तो सारे क्वेश्चन को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए सोशल साइंस के क्लास 8 के। तो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।